हेलो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर एन डी किरसान, उपाध्यक्ष गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी, फिर आपके सामने एक अगला इशू लेकर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना महामारी के समय ये राष्ट्र एक आपदा से घिरा हुआ है, बड़े संकट से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सूझ रहा है चुनावी रैली। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24/7 चुनाव मोड में ही होती है। अभी 9 तारीख को इसी महीने बिहार में वर्चुअल रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन ये 9 तारीख प्रीपोन करके 7 तारीख कर दी गई, यानी आज के दिन 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और यह वर्चुअल रैली का आयोजन बिहार में जो अभी अक्टूबर महीने में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव की तैयारी के लिए 243 विधानसभा क्षेत्र में 72,000 बूथों पर यह वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह इस रैली को संबोधित करेंगे। ये डिजिटल रैली है और 4 बजे आज ही दिनांक 7 जून को वो संबोधित करने वाले हैं। इस अवसर पर काफी प्रचार किया गया। पूरे बिहार राज्य में पोस्टरों बैनरों से पूरा बिहार पाट दिया गया। सभी लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिले, चुनाव के बारे में जानकारी मिले, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो, इसलिए पूरी तरह से आयोजन बिहार में किया गया और पूरे 72,000 बूथ है बिहार में, वो 72,000 बूथों तक पहुंचने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। आप सोचिए, देश किस आपदा से गुजर रहा है, किस मुसीबत से गुजर रहा है। अभी आपको सबको पता है कि कोरोना वायरस के वजह से पीड़ित लोग इस देश में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी इस देश में कोरोना ग्रसित लोगों की टोटल संख्या ये 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है। 2,40,000 के ऊपर कल थी, अभी शायद आज 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी। और इस रोग से मरने वालों की संख्या जो है 6,700 थी, अभी वो भी 7,000 के पार हो जाएगी। यानी ये महारोग का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, कम नहीं होने पा रहा है। अभी लॉकडाउन पे लॉकडाउन हो गए, 4 लॉकडाउन हो गए, उसके बावजूद भी ये बीमारी रुकी नहीं, ये संक्रमण अभी बढ़ रहा है। ऐसे संक्रमण के बढ़ते हालत में अभी कई अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि लॉकडाउन का जो समय पहले 21 दिन का मिला, फिर और समय मिला, उसके बाद में और समय मिला। ये लॉकडाउन इसलिए किया जाता है कि ताकि समय मिले, ये जो महामारी है, ये जो वायरस का है, संक्रमण लोगों में ना फैले। और उसके साथ में ही अगर संक्रमण बढ़ गया तो हमारे पास में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, उतने बेड्स होने चाहिए, उतने हमारे हॉस्पिटल के कर्मी होनी चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्सेस होने चाहिए, और सपोर्टिंग स्टाफ जो भी लगता है वो सब पूरी मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। लोगों ने जब बताया था, अंदाज व्यक्त किया था कि करोड़ों केसेस भारत में हो सकती है, क्योंकि लोक संख्या के हिसाब से जब यह कहा गया था तो सरकार ने उसके ऊपर ध्यान देना था। राहुल गांधी ने, सोचिए, राहुल गांधी ने 12 फरवरी को
12 फरवरी को ही ट्वीट किया था कि ये कोरोना की सुनामी आने वाली है, ये सुनामी के वजह से पूरी जनता प्रभावित होने वाली है और हमारी आर्थिक व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित होने वाली है। ये सब बोलने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने क्या कहा? कहा तो राहुल गांधी ने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गांधी परिवार लोगों में डर फैलाने का काम कर रहे हैं। डर नहीं फैला रहे थे, ये सरकार को आगाह कर रहे थे। कोई ट्वीट देखने के लिए कोई जनरल पब्लिक जाती नहीं है, ये सरकार को आगाह कर रहे थे कि सरकार ने इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं। सरकार क्या करती रही? सरकार सीएए में, एनआरसी में भी व्यस्त रही। उसका विरोध करने वालों के ऊपर उन्होंने ऐसे भाषते और ऐसे वक्तव्य किए कि वहां दिल्ली में दंगे हो गए। उसके बाद में नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम किया गया। उसके बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिर सरकार को अस्थिर कर उसको गिराया गया और अपनी सरकार स्थापन किया, और तब तक कुछ भी कार्रवाई सरकार के तरफ से हुई नहीं। वास्तविक लॉकडाउन करने का विचार था 11 अप्रैल मार्च से, लेकिन क्योंकि इनको मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार स्थापित करनी थी, इसलिए उन्होंने 24 तारीख तक कुछ किया नहीं। 23 तारीख को वहां पर मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान ने जब शपथ पूरी की, उसके बाद में 24 तारीख को लॉकडाउन किया गया। ये हालत इस देश की। आपको पता है कि इस लॉकडाउन के बाद लोगों को ऐसा लगा कि पहला लॉकडाउन 21 दिन का खुल जाएगा, हमारे रोजगार शुरू हो जाएंगे, हमारे फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी, हमारे धंधे शुरू हो जाएंगे, जो भी आस्थापना बंद है वो शुरू हो जाएंगे। तो कुछ लोग काफी लोग रुके रहे, कुछ लोग अपने गांव जाने के लिए पैदल ही निकले, लेकिन काफी लोग रुके रहे थे। लेकिन फिर से लॉकडाउन बढ़ाने के बाद में लोग अस्वस्थ हो गए, उनके पास में रहा पैसा खर्च हो गया। कुछ सामाजिक संस्थाओं ने, कुछ दयावान लोगों ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने उनको मदद की, लेकिन कितने दिन मदद करेंगे? सरकार ने तो, केंद्र सरकार ने तो ऐसी कुछ खास मदद की नहीं। सब लोग अपने चैरिटी पे थे। कुछ सामाजिक संस्थाएं सामने आई, कुछ ट्रस्ट सामने आई, कुछ जनप्रतिनिधि सामने आए, कुछ सेवाभावी लोग सामने आए, और लोगों को मदद करने का काम इस देश में जो हमेशा होता है वो लोगों ने किया अपनी ओर से, और इसलिए लोग कुछ दिन तक वो जिंदे रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जब उनको काम नहीं, उनकी कमाई नहीं, जो बाहर से आए हुए मजदूर है, बाहर स्टेट से आए हुए मजदूर है, वो क्या करेंगे इतने दिन रहकर? तो सरकार ने कोई इनकी व्यवस्था की नहीं। जब लॉकडाउन किया तो उनके बारे में कुछ सोचा भी नहीं, कुछ ही व्यवस्था नहीं थी। अचानक लॉकडाउन किया गया, उनका विचार कुछ हुआ नहीं। लॉकडाउन करने के बाद भी उनका विचार नहीं किया गया। लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ते जा रहा था। मजदूर बेचारे जो अस्वस्थ हो गए, वो पैदल चलने को निकले, 1000 1500 किलोमीटर पैदल चले गए। कुछ लोग साइकिल से गए। एक बच्ची तो, ज्योति पासवान नाम की बच्ची जो है, वो गुड़गांव से निकली, वहां बिहार पहुंची। 1200-1300 किलोमीटर का प्रवास उसने किया, अपने पिताजी को साइकिल पे बिठा कर लेके गई। इतनी त्रासदी सहन किया उन्होंने। एक दंपत्ति ने अपने गहने बेचकर साइकिल परचेस किया और इंदौर से निकले तो कहां गए? आसाम गए, साइकिल पर अपने दंपत्ति को लेकर। इस तरह से त्रासदी लोगों ने सहन किया। कोई बैलगाड़ी से अपना सामान लेकर, अपनी फैमिली लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जब पैसा खत्म हो गया, पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने एक बैल बेच दिया। एक बैल बेचने के बाद में एक दूसरे बैल के साथ में खुद वो गाड़ी चलाने लगा। ऐसी त्रासदी और ऐसी हालत लोगों ने सहन की। एक महिला अपने बच्चे को सूटकेस पर लिटाकर, सूटकेस खींच कर लेके जाते हुए का चित्र हमने देखा। ये भी एक त्रासदी थी। कई लोग इस पैदल प्रवास में या पैदल जाते हुए सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। वो घर पहुंचने के बजाय उनकी लाशें घर पहुंची। इधर औरंगाबाद जालना रोड पर रेलवे ट्रैक पर मजदूर सो रहे थे, उनके ऊपर से ट्रेन चली गई। वहां पे 16 मजदूर ट्रेन के नीचे आकर मर गए। कई जगह पे ऐसे ही हादसे हुए, हादसे में लोग मरे। उसके बाद में जब लोगों ने चिल्लाहट की, तब सरकार की नींद खुली और फिर ट्रेनें शुरू की गई। श्रमिक ट्रेनें, विशेष ट्रेनें जब शुरू की गई इस देश में, उसमें भी लोगों को त्रास दी, उसमें भी उनका नोंदनीकरण करो, उसकी जांच करो। उसके बाद भी
सब सरकारों ने पैसा लिया। सिर्फ सोनिया जी गांधी ने कहा था कि हमारे स्टेट से जो भी मजदूर जाएंगे उसका टिकट का खर्चा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी वहन करेंगे। उसके बाद में सरकार की नींद खुली और फिर ट्रेनें शुरू हुई। लेकिन उसके बावजूद भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद वहां पर लोगों से ट्रेन का किराया लिया गया, फ्री में नहीं दिया गया। तो शुरू में ट्रेन का किराया का जब तक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दखल ली नहीं, तब तक सभी मजदूरों से किराया भी लिया गया। ये सोचने वाली बात है। इतने त्रासदी में लोग हैं, इतने दिन उनकी मजूरी गई, उनका काम गया, खाने को कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार उनसे पैसा ले रही है टिकट का। ये हालत थे। उसके बावजूद भी 40 ट्रेनें ऐसी थी जो समय पर नहीं पहुंची, लेट हुई। कुछ कुछ ट्रेनें 4-4 दिन लेट हुई, कुछ ट्रेनें 8 दिन लेट हुई। इतने इनऑर्डिनेट लेट होने के कारण कई लोग भूख से और प्यास से मर गए। ट्रेन का जाने का 36 घंटा है, 24 घंटा है, तो एक टाइम का 2 टाइम का खाना दिया रेलवे ने। उसके बाद में क्या करेंगे? जब 4 दिन लग गए तो 2 दिन भूखे रहे, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो भूख और प्यास से कई लोग ऐसे भी मर गए, कई प्लेटफॉर्म पर मर गए। एक बच्चे को जब वो उसका पिताजी गिड़गिड़ा रहा था कि इसको हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए कुछ सहायता करो, प्लेटफॉर्म पर किसी ने सहायता नहीं की। वो बेचारा वहीं पर भूख प्यास से दम तोड़ के मर गया। एक मां, 2 साल के बच्चे की मां, उसने भी दम तोड़ दिया। किसी के पिताजी ने दम तोड़ दिया। इस तरह से इतनी त्रासदी और इतना संकट लोगों के ऊपर आया, इतना पलायन लोगों का हुआ, लाखों की संख्या में पलायन हुआ, करोड़ों की संख्या में पलायन हुआ। उसके बावजूद भी जो व्यवस्था उनकी होनी चाहिए तो हुई नहीं। उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जिनकी सरकार है, ये सरकार को डिजिटल हेल्प करने का कोई सूझा नहीं। अब ये डिजिटल रैली कर रही है, चुनाव पास में है बिहार में, चुनाव का इन्हें सब समझता है। लेकिन जब लोगों की मदद करनी होती हुई, जब अपने देश के लोगों को संभालना होता है, जो इस देश को बनाने में अपना योगदान देते हैं, ऐसे लोगों के लिए काम करने के लिए, ऐसे लोगों का बचाव करने के लिए, ऐसे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार सामने आती नहीं। और ये डिजिटल तंत्र ज्ञान का कोई उपयोग उन्होंने किया नहीं। उसका उपयोग वो करेंगे अपने चुनावी रैली के लिए। ये चुनावी रैली की जा रही है, जितनी त्रासदी लोगों ने सहन किया, उसके बाद में उसका कोई लेना देना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे? सियासत कर रहे। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये जो त्रासदी लोग सहन कर रहे हैं, ये जो अर्थव्यवस्था एकदम निचले स्तर पर चली गई है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। कम से कम 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, ये प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए। इसकी किसी को चिंता नहीं है। लोगों के पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, कुछ खरीदी करने के लिए पैसा नहीं, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। चिंता सियासत करने की है। सियासत करेंगे हम, बड़े अच्छे से करेंगे, लेकिन लोगों को ध्यान नहीं देंगे, लोगों को कुछ नहीं करेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे? हम समय पर हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, समय पर कोई दूसरी तिकड़म कर लेंगे और चुनाव जीत लेंगे, ये भरोसा है। इसलिए लोगों की तरफ कोई देखता नहीं है। ऐसी स्थिति है। इस समय पे भारतीय जनता पार्टी ये वर्चुअल रैली बिहार में कर रही है। देखिए, सोचिए अब। और इतना ही नहीं, गुजरात में भी राज्यसभा के चुनाव है। राज्यसभा से पे कुछ सदस्य भेजे जाते हैं। हर 2 साल में लोग रिटायर, हर 6 साल में रिटायर होते रहते। 6 साल का अवधि रहता है राज्यसभा का। तो गुजरात में अभी वहां भी राज्यसभा के इलेक्शन आने वाले। कांग्रेस के कोटे में 2 सीटें आती है, यानी कांग्रेस की विधानसभा में अब जो संख्या है उसके हिसाब से राज्यसभा पर 2 व्यक्ति जा सकते हैं राज्यसभा सदस्य बनकर। लेकिन वो नहीं जाना चाहिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी के ही जाना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां के एमएलएज को फोड़ दिया। अभी अभी सुबह कांग्रेस के नेता अहमद पटेल जी कह रहे थे कि यह हॉर्स ट्रेडिंग की गई, खरीद फरोख्त
एमएलए की गई और कांग्रेस के एमएलए भगा कर ले गए। उन्होंने कांग्रेस 3 एमएलए ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी छोड़ दी तो कहां जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। तो ये इसलिए किया जा रहा है, ये सियासत इसलिए की जा रही है ताकि कांग्रेस के लोग वहां राज्यसभा पे सदस्य ना बने, इसलिए किया जा रहा है। लेकिन जो गुजरात में वेंटिलेटर घोटाला हुआ, गुजरात में जो अवस्था हॉस्पिटलों की है, सिटी हॉस्पिटल की अवस्था है, हाईकोर्ट को उसमें दखलंदाजी करनी पड़ी। हाईकोर्ट को करना पड़ा कि भी हमको वहां पे आना पड़ेगा मुआयने के लिए। उसमें कोई दुरुस्ती करने के लिए उनको सुस्ता नहीं है, उसके लिए कुछ काम करने के लिए उनको सुस्ता नहीं है, वहां पे बेड बढ़ाने के लिए उनको सुस्ता नहीं, वहां पे डॉक्टर्स बढ़ाने के लिए उनको सुस्ता नहीं, उनको पीपी किट्स देने के लिए सुस्ता नहीं है, यह व्यवस्था करने के लिए उनको सुस्ता नहीं, उनको सिर्फ इलेक्शन सुस्ता है, उनको सिर्फ सियासत सुस्ती है। आप सोचिए, अभी कल परसों केरल में क्या हुआ? केरल में पालकड़ जिले में, देखिए पालकड़ जिले में एक हाथी ने गलती से बारूद भरा अनानास खा लिया, तो वो हथनी थी, गर्भवती थी, मर गई। उसके ऊपर बवाल खड़ा किया गया। ठीक है, गलत बात है, जानवर भी है, तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवरों को मारने के लिए कोई फल में बारूद मिलाकर रखना, यह बहुत गलत बात है और अत्याचार है। हम भी मानते हैं गलत बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश में इतनी बड़ी त्रासदी है, इतने मजदूर इतने त्रासदी से गुजरे हैं, इतने संकट से गुजरे हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। जो अव्यवस्था हुई है उसके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। जो प्रियंका जी गांधी ने जो बसेस दी थी, 1000 बसेस, वो ठुकरा दिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लोग पैदल चले गए बस के बजाय, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहां पर सियासत करेंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे हथनी के मरने पर, लेकिन जो लोग मर रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वो सब ठीक चल रहा है कहते हैं, कोर्ट में किया इनके अटॉर्नी जनरल ने, सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये खाली पीली लोग ऐसे बोल रहे हैं। इस ढंग से ये सरकार का बर्ताव है। आप देखिए, ये हथनी के मरने पर स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर जी मंत्री, मेनका गांधी, ये आपको बताओगा, टेलीविजन पे आए थे, क्या कहा इन्होंने। राहुल जी का भी नाम इसमें लाया उन्होंने, उसमें उनका कोई संबंध नहीं होते हुए भी। और वहां क्या क्या गया, हमारे संस्कृति पे आघात है, ऐसा जावड़ेकर जी कहते हैं। अरे जब उत्तराखंड में जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रैली की थी और वहां के जो मुख्यमंत्री थे उस समय के, हरीश रावत जी कांग्रेस के, इनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च किया था, उसमें वहां के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए गणेश जोशी ने पुलिस के घोड़े को, जो बंदोबस्त के लिए आया था, पुलिस वाला उसमें बैठा था, उस घोड़े को इतना मारा कि वो घोड़ा गिर गया और उसका एक पैर भी टूट गया। उसके बाद में वो घोड़ा मर गया। तब कहां गई थी इनकी संवेदना? मेनका गांधी ये जानवरों के लिए काम करती है ना, फिर उसकी संवेदना कहां गई थी? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था, इसलिए संवेदना नहीं है। और गलती से कुछ हो गया तो वे संवेदनशील हो जाते हैं और वहां उनकी संस्कृति दिखाई देती है। हाथी मर गया तो संस्कृति, और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा लगता है और घोड़ा मर गया तो उसके कोई संस्कृति नहीं आपकी। इस ढंग से ये लोग बात करते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ये हथनी के मरने पर इन्होंने जो ठिकाना बताया जामरी, ये एक्चुअली पलक्कड़ जिले में है, जो तमिलनाडु के तरफ है। और ये जो गांव के नाम का उल्लेख कर रहे हैं, ये गांव के नाम का मलमपुरम गांव का उल्लेख कर रहे हैं। यहां पर घटना हुई, क्यों कर रहे? क्योंकि मलमपुरम में
मुस्लिम संख्या ज्यादा है, इसलिए उसका नाम ले रहे हो। जहां घटना हुई है गांव का नाम नहीं ले रहे, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ उसका नाम नहीं ले रहे, ये मलप्पुरम का नाम ले रहे, क्योंकि मलप्पुरम में मुस्लिम ज्यादा रहते। इस ढंग से इनका बर्ताव है और इस ढंग से इस देश को ये चलाना चाहते, ये ठीक नहीं है। अभी चाइना में अभी क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर हमारे क्या कह रहे थे पहले, ये चाइना को लाल आग दिखाकर देखना चाहिए, लाल आग करके दिखना चाहिए, उनसे आंखों में आंखें मिलाकर बात करनी चाहिए। अरे 3 बार तो आप गए, वो जिनपिंग को, वो प्रधानमंत्री को आपने यहां भी बुलाया, आपके अहमदाबाद ले गया, आपने उसके साथ में झूला झूला। फिर जब इतने दिन से उन्होंने यहां पर उन्होंने यहां पर लद्दाख में अतिक्रमण किया, 3-4 किलोमीटर शायद अंदर आ गए, अपने बंकर बना लिए, अपना बेस वहां पर बना लिया, फिर आपने लाल आग क्यों नहीं दिखाई? आप तो निर्भर है सेना पे। अरे सेना तो करेगी ना, हमारी सेना है, वो तो करेगी। आप क्या कर रहे हैं? जैसा आप ऐसा लोगों को बता रहे जैसे कि आप ही लड़ाई पे जा रहे, आपको ही वो लोग डर रहे। आपको कौन डरता है? आपके भक्त लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी को सब डर, मोदी को कोई डरता नहीं है, क्योंकि ट्रंप के साथ में भी आपने दोस्ती की। आपने इस कोरोना के महामारी के समय उसको हिंदुस्तान में लाया, अपने अहमदाबाद में लाया, उसके साथ में हजारों लोग आए, मुंबई गए, आगरा गए, मुंबई में भी उन्होंने कोरोना लाया, आपके अहमदाबाद में भी उन्होंने कोरोना लाया। आपने स्टेडियम में लाखों लोगों का जमावड़ा किया और उसके लिए हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा 100 करोड़ रुपए आपने खर्चा किया। बना आपका दोस्त, डरा आपको, आपने आग दिखाई उनको। जब आपने कहा कि वो डिक्सोक्लोरोक्विन नाम की दवा है जो भी इस समय में काम आती है, वो उसका निर्यात जो होता है यूएसए को, हमको जरूरत पड़ेगी वो दवा की, तो हम निर्यात नहीं करेंगे। तो आपने सोचा ही था ऐसा डिक्लेयर करने के बाद में ट्रंप ने आंखें दिखाई आपको। आपने कहा आंखें दिखाई? आपको तो ट्रंप महोदय ने आंखें दिखाई ना। आपने कहां बंद किया एक्सपोर्ट? आपका एक्सपोर्ट चालू रखा आपने, उन्होंने आग दिखाई। तो अभी चाइना के प्रधानमंत्री है ना, आप झूला झूले उसके साथ में, वहां गए, वो भी यहां बुलाया उसने, आपके अहमदाबाद घुमाया उसको, अपने दोस्ती किया उससे। फिर कहां गया तुम्हारा दोस्त? कहां गई तुम्हारी वो लाल आंखें? अभी क्यों नहीं दिखा रहे? अभी समझौता करने लगे, क्यों सेना को भेज रहे? क्यों हमारे लेफ्टिनेंट्स को भेज रहे हो समझौता करने के लिए? तुम उनसे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात करके समझौता क्यों नहीं कर लेते? क्या मुसीबत है? बातें तो बड़ी बड़ी करते हो आप लोग। लाल आग दिखाना चाहिए, आंखों में आंखें डाल के बोलना चाहिए, और लोग तालियां बजाते हैं, लोग वाहवाही करते हैं। सिर्फ वाहवाही सुनने के लिए ये राजनीति नहीं होती। राजनीति में काम भी करना पड़ता है, और जो बोला वैसा करना पड़ता है। मुख में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी। बोलना एक और करना अलग, ऐसा नहीं होगा। जो मामला जो है चीन का, चीन ने घुसखोरी का मामला है, यह मामला गंभीर है, और आप लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो भी त्रासदी देश में हो रही है, कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था खराब है, हॉस्पिटलों में मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं है, और बढ़ेंगे तो जगह नहीं मिलेगी, तो लोग इसके ऊपर ध्यान, इसके ऊपर से हटाने के लिए, और जो मजदूर त्रासदी सहन कर रहे हैं और की है, बेरोजगारी बढ़ी है, उससे ध्यान हटाने के लिए अभी सबका ध्यान आकर्षित होगा चाइना पे, चीन पे, चीन के आक्रमण पे। फिर चलेगा वही, फिर देशभक्ति जागृत होगी, लोगों की देशभक्ति जागृत करेंगे आप, फिर देशभक्ति के चक्कर में सब भूल जाएंगे, पूरी आपदा भूल जाएंगे, पूरा संकट भूल जाएंगे। इस तरह से ये टैक्टिक चल रही है, और चुनाव का दौर चल रहा है। अभी चुनाव होने वाले, नवंबर तक बिहार के विधानसभा की मोहलत है। अगर अक्टूबर में चुनाव नहीं हुए, नवंबर में सरकार नहीं बनी, तो राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। तो इनको वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना है, इस कोरोना के महामारी में भी यह करना है। अभी बिहार में भी काफी केसेस है, 4000 के ऊपर केसेस है, लोग भी वहां पर मरे हैं। और दूसरी बात आपको बता देता हूं, बिहार में क्या हालत है। जो प्रवासी मजदूर बाहर से लाखों की संख्या में आए, उनकी व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही है।
उनके जब वो विशेष ट्रेन से, श्रमिक ट्रेन से आते हैं तो वहां से उनके गांव पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। वहां के क्वारंटाइन सेंटर्स में भी सुविधा का अभाव है। वहां पर टेस्टिंग ठीक से हो नहीं रही, 5,000 हर रोज की टेस्टिंग हो रही है, ऐसा वो लोग कहते हैं वहां के स्वास्थ्य मंत्री। और आप सुनिए कि वो वहीं के बिहार के ही है, आपके जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के ही है, लेकिन हालत वैसी है। वहां शुरू में क्या किया गया था बिहार में कि मास लेवल पे रैंडम टेस्टिंग होती थी। जब ये प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में आते थे तो उनकी रैंडम टेस्टिंग की जाती थी, तो उसमें पता चला काफी लोग पॉजिटिव निकल रहे, तो रैंडम टेस्टिंग बंद कर दी गई। अभी सिलेक्टेड टेस्टिंग होती है। आप टेस्टिंग कम करोगे तो कम मरीज मिलेंगे, देश की आपके राज्य की हालत ठीक लगेगी, ठीक ठाक है ऐसा लगेगा, ताकि चुनाव हो जाए। और इस चुनाव के दौर में आपको बता देना चाहता हूं कि आरजेडी ने भी आज क्या किया, आज 11 बजे आरजेडी ने कहा कि लोगों के स्वाभिमान के लिए, मजदूरों के स्वाभिमान के लिए वो भी थाली और कटोरी बजाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो रैली आयोजित की उसका प्रतिकार करने के लिए थाली और कटोरी आरजेडी के लोग बजाएंगे। इस तरह से ये राजनीति इस देश में चल रही है। और ये ऐसे समय में, जिस समय में लोगों को मदद की जरूरत है, लोगों के रोजगार की जरूरत है। अभी लॉकडाउन तो खुल रहा है धीरे धीरे, जब मरीज बढ़ रहे लॉकडाउन खुल रहा है, लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव इतना आज के समय में इतना जरूरी नहीं है। एक स्टेट बिना चुनाव से भी चल सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू करके आप चला सकते हैं, आपकी उसमें ताकत है इस देश में। क्यों चुनाव के पीछे पड़े हो? ये ठीक नहीं है। आपदा का ध्यान रखना चाहिए, जो त्रासदी लोग सहन कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जो लोग बेरोजगार हो गए उसके ऊपर रोजगार देने के लिए सोचना चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है यूपी गवर्नमेंट को कि ये लाखों की संख्या में 20-25 लाख लोग बाकी आपके जो अदर स्टेट्स में गए थे वो वापस आ गए हैं अभी त्रासदी के समय। तो आपको इनको रोजगार की क्या योजना बनाई आपने? तो योजना बनाई है रोजगार की, ये सुस्थिति ढंग से ये देश पटरी पर आए, इसके बारे में आप सोचिए। तो ये नहीं सोचेंगे, आप तो सियासत करेंगे। तो ये सियासत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। हमेशा तो मैंने कहा है 24/7 हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, तो उनका वही इलेक्शन मोड चल रहा है। उन्होंने पिछले बार एक वीडियो जारी किया था, उसमें कहा था कि हम 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। तो क्या कोरोना के महामारी के समय जहां सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है वहां पर अब लोगों से 10 करोड़ लोगों से संपर्क साधेंगे? क्या चल रहा है देश में? दोस्तों आप सोचिए, ये सब देश में चल रहा है। मेरा काम है आपको अवगत करना, आपके सामने जो चीजें हो रही है, जो घटनाएं घट रही है, जो चीज हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, इसका विचार आप कीजिए। आप डिसाइड कीजिए क्या सही है क्या गलत है, और आप इसके बारे में सोचिए। मैं भक्तों को भी बोलता हूं, भक्तजन भी सोचे, अंधभक्ति मत रखिए, किसी भी चीज पर विश्वास मत रखिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्यादा विश्वास मत रखिए, यहाँ पे ज्यादा अफवाहें फैलाई जाती है, सही चीजें बहुत कम आती है, ज्यादा से ज्यादा अफवाहें फैलाई जाती है। सो आप इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सतर्क रहिए, और आप भक्तजनों को भी मैं बोलता हूं आप सुधरिए, आप भी ध्यान दीजिए। ये जो संकट है किसी एक के ऊपर नहीं, सभी के ऊपर आने वाला है। ये बेरोजगारी का संकट भी सबके ऊपर आने वाला है। या आर्थिक व्यवस्था जो इस देश की खराब हो रही है और होने वाली है, इसका भी संकट सबके ऊपर आने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सभी ने सतर्क रहना चाहिए, सभी ने सोचना चाहिए क्या हो रहा है, इसका विचार करना चाहिए, इसके हिसाब से अपने कदम उठाना चाहिए। मैं आपको इतना इस समय पर कहना चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो को आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप इसको लाइक कीजिए, और आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।